Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to start our objective part of CS301, that is data structures. So before this, if you are new to my channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon. सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम सिलेबस को डिस्कस करें डेटा स्ट्रक्चर्स के, तो जो आपका अगर CS301P का पेपर है, दैट इज़ प्रैक्टिकल का, तो उसमें 1 to 45 चैप्टर्स ही इंक्लूडेड होंगे फाइनल्स में, ठीक है। तो और जो थ्योरी का पेपर है उसमें क्या होता है कि 23 to 45 जो चैप्टर्स होते हैं उसमें से 80% फाइनल्स में आता है और 20% जो है वो मिड टर्म वाले सिलेबस में से आता है, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा वैसे सिनेरियो चेंज है, तो जैसे ही अनाउंसमेंट होगी तो उसमें बता दिया जाएगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि लैब के लिए तो वैसे भी सारा रिवाइज़ करना है। तो अगर इसमें कुछ MCQ, एक आधा MCQ रिपीट हो भी रहा हो तो मिड टर्म से, तो उसको भी आपने गौर से देख लेना है, सो दैट हमारे मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होने का ज़्यादा रिस्क ना हो पेपर में, ठीक है। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन इज़ सेड टू बी एफिशिएंट इफ़ इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम विद इन इट्स रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, दैट इज़ हार्डवेयर एंड टाइम। अच्छा, अब कोई अगर आपसे पूछे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोग्राम आपके पास जो कोड किया है वो कितना एफिशिएंट है या नहीं है, तो वो उस लाइक दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है हार्डवेयर और एक है टाइम। टाइम क्या है कि फॉर एग्जांपल उस प्रोग्राम को कोड करने में कितना टाइम और एनर्जी लगी है वो, और हार्डवेयर क्या है कि आप जिस सिस्टम में उसको कोड कर रहे हैं उसकी कितनी मेमोरी है और वो प्रोग्राम उसमें कितनी मेमोरी, कितनी स्पेस लेगा, तो क्या उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अगर विद इन द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, लाइक इन दोनों लिमिटेशंस में रहते हुए हम कोई प्रोग्राम कोड करें तो वो एफिशिएंट होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपके पास ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो डेटा स्ट्रक्चर। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर आपने इनमें से बताना है, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू या ट्री। तो देखें, जो स्टैक होता है ना वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में एलिमेंट क्या होता है ना, वो फर्स्ट पे जो है वो पॉप हो जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर उन्होंने आपसे फीफो का पूछा होता है, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपने कहना था क्यू। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक की जैसे बात करते हैं तो बैंक में भी क्या होता है कि जो सबसे पहले लाइक कस्टमर जाता है वो सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन करवा के बाहर चला जाता है, ठीक है। तो क्यू जो है वो फीफो डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करती है और स्टैक जो है वो लीफो, दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हाट विल बी द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पे आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें से जो है आपने इसका पोस्ट फिक्स बताना है। अच्छा, बेसिकली इनफिक्स और पोस्ट फिक्स में क्या डिफरेंस है कि जो इनफिक्स एक्सप्रेशन होते हैं ना वो होते हैं A+B, C-D, B स्टेरिक सी, जैसे ये हैं, ठीक है, के दरमियान में ऑपरेटर लगा होता है और उसके लेफ़्ट और राइट पे ऑपरेंड्स होते हैं, यानी कि A, B या कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल वगैरह, ठीक है, और दरमियान में ऑपरेटर होता है आपके पास। ये तो है इनफिक्स एक्सप्रेशन। और पोस्ट फिक्स क्या होता है कि उसमें पहले ऑपरेंड्स आ जाते हैं दोनों और फिर आखिर में ऑपरेटर काउंट होता है। तो अब आपने क्या करना है कि इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखें, आपने ये बात याद रखनी है कि आपको इस इनफिक्स एक्सप्रेशन में कोई पैरेंथेसिस, कोई ब्रैकेट नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जब ब्रैकेट नहीं होता ना इनफिक्स एक्सप्रेशन में, तो हम क्या करते हैं कि हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखें, प्लस में, मल्टीप्लिकेशन में और सब्ट्रैक्शन। अब इन दोनों तीनों में सबसे ज़्यादा लाइक प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की। तो कहने का मकसद है कि पहले B और C ये दोनों जो हैं वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और फिर जो उनका आंसर आएगा वो आपके पास A में जो है वो प्लस हो जाएगा और फिर जितना ये टोटल इनका आंसर आएगा ना वो D में हो जाएगा, लाइक D से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में क्या करना होता है कि जो एक मतलब ऑपरेटर होता है ना वो अपने से पिछले दो को सॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने इस तरह के MCQs या इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखना है कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हर ऑपरेटर अपने से पिछले दो ऑपरेंड्स को सॉल्व कर रहा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब ये राइट ऑप्शन को ही अगर हम लेके चलें तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टेरिक यानी कि मल्टीप्लिकेशन की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, तो पहले जो है वो क्या सॉल्व होगा, B और C को हम प्लस करेंगे। तो देखें, ये जो यहाँ पे स्टेरिक बना हुआ है ये इतना सा स्टेरिक है। अब ये क्या करेगा, ये अपने से पिछले दो यानी कि C और B को इसने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब उसके बाद अब ये प्लस है इसके आगे, मतलब स्टेरिक के आगे प्लस है ना, तो स्टेरिक के आगे जो प्लस है ये क्या करेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ B एंड C को प्लस करेगा इससे पिछले वाले ऑपरेंड यानी कि A को, A के साथ, ठीक है। यहाँ तक ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये जो इतना सा है आपके पास, लाइक
ये डी किसके साथ माइनस हो रहा है, इस बाकी पिछले वाले पूरे के साथ। तो यहाँ पे देखें ये जो डी माइनस लिखा हुआ है तो ये बेसिकली किन दो को माइनस करेगा, पोस्टफिक्स अपने से पिछले दो ऑपरेंड्स को माइनस करता है ना, तो एक हो गया डी और एक हो गया ये बाकी पूरे का आंसर। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन अगर हमने इनफिक्स से कन्वर्ट करना हो तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो ये ऑप्शन बी आ रही है ये करेक्ट है। ठीक हो गया। तो इस तरह के लाइक बुक में तो कुछ सिंपल एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा खैर, नेक्स्ट है फॉर कंपाइलर अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज़ ईजियर टू इवेलुएट दैन इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है उसमें हमने पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस वगैरह चेक करनी होती है, पैरेंथेसिस को सॉल्व करना होता है। पोस्ट फिक्स जो होता है उसमें पैरेंथेसिस होते नहीं हैं और हमें पता होता है कि हर ऑपरेटर अपने से पिछले दो को सॉल्व कर रहा है। अच्छा जी, अब है डिक्लेयर अ स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे आपको एक स्यूडो कोड दिया हुआ है। स्यूडो कोड वो होता है जो किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता, बस वैसे ही कॉन्सेप्चुअल जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि व्हाट इज़ रिटन टू द स्क्रीन ऑफ इनपुट एप्पल्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमने स्टैक को जो है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, स्टैक को इम्प्लीमेंट हमने किया हुआ है। अब स्टैक हमने ऊपर पढ़ा है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो जब एप्पल्स हम इनपुट में देंगे तो सबसे पहले ए जाके स्टोर हो जाएगा, फिर पी, फिर एल, फिर ई और एस। तो सबसे आखिर में कौन गया? एस। तो सबसे पहले आउट कौन होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में एस है, इन हुआ था ना, तो आउट भी सबसे पहले ये होगा। तो इसी तरह अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलते जाएँ तो सबसे पहले आउट होगा एस, लाइक आपको आउटपुट में स्क्रीन में नज़र आएगा, फिर ई, फिर एल, फिर पी, फिर ए। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है वो बी बन रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये आपको कोड ब्लॉक दिया हुआ है, वो एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है और ये अपने अंदर आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, एक ही ले रहा है, इंट इंटीजर डेटा टाइप का ले रहा है, एन उसका नाम है। ठीक है, अब ये सी आउट में क्या करवाएगा अगर हम कॉल करें इस वाले फंक्शन को, ठीक है, और इसमें वैल्यू उसने पास कर दी 4। तो देखें सी आउट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो एन लिखा हुआ है यानी कि एन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि क्या है 4। उसके बाद अब ये फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, जो इसकी वैल्यू एक तरह से पास हो रही है, वो क्या है n-2। तो आप 4-2 कर दें तो आ जाएगा 2। तो सबसे पहले सी आउट में वैल्यू जो है वो एन की एग्जैक्टली जो कि हमने दी है उसको 4 वो होगी, और फिर n-2 करेंगे यानी कि 4-2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है इफ देयर आर एन एक्सटर्नल नोड्स इन अ बाइनरी ट्री व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स। अब आपने ये याद रखना है कि जितने एक्सटर्नल नोड्स होते हैं ना उनमें से एक कम कर दो तो वो होता है इंटरनल नोड। ठीक है, तो अगर एन एक्सटर्नल नोड है तो हम उसमें से 1 माइनस करें तो वो हो जाएगा लाइक इंटरनल नोड। ठीक है, एन अगर एक्सटर्नल नोड्स हैं उसमें से 1 माइनस कर दें तो वो हमारे पास क्या होता है? इंटरनल नोड। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास n इंटरनल नोड्स हैं तो उसमें से जाहिर सी बात है कि अगर एक हम ज़्यादा करें तो टोटल एक्सटर्नल नोड्स आ जाएंगे। मतलब ऊपर वाले MCQ को ही थोड़ा सा चेंज करके पूछा हुआ है। तो n इंटरनल नोड्स हैं तो उससे एक ज़्यादा आपके पास एक्सटर्नल नोड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ n+1। तो यहाँ से देखें, अगर हम इसको हैंडआउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि जो इंटरनल नोड्स होते हैं ना वो नोड्स होते हैं जिनका एक या दो चाइल्ड, मतलब या लेफ़्ट या राइट या दोनों चाइल्ड मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो एक्सटर्नल नोड होते हैं ना उनका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं होता। तो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्लॉक्स हैं यानी कि जो लीफ नोड्स के तौर पे काम कर रहे हैं वो एक्सटर्नल नोड्स हैं, और जो ये जो स्क्वायर्स बने हुए हैं उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ये सारे जो हैं वो इंटरनल नोड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि इंटरनल नोड्स अगर 9 है तो उसमें से एक ज़्यादा 10 जो है वो एक्सटर्नल नोड्स हैं। तो अच्छा जी, अब नेक्स्ट है वी हैव 1000 सेट्स ईच कंटेनिंग अ सिंगल डिफरेंट पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी ट्रू ऑन ईच सेट। अब वो कह रहा है कि 1000 सेट्स हैं जिसमें हर सेट में अलग अलग डिफरेंट पर्सन मौजूद है, तो अब इनमें से कौन सा रिलेशन इस पर ठीक बैठ रहा है। अब देखें फॉर एग्जांपल आपके पास है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि ईच पर्सन इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। लाइक अगर एक सेट है हमारे पास जिसमें मतलब 1000 एंटिटीज़ या 1000 पर्सनस मौजूद हैं, या इस सिचुएशन के मुताबिक देखें कि 1000 सेट्स हैं और हर सेट में एक अलग अलग पर्सन बैठा हुआ है, तो हर पर्सन अपने आप से तो रिलेट कर रहा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो बेशक एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हर पर्सन जो है वो अपने आप से तो रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव जो है वो दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, या आपके पास है एसोसिएटिव। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो एसोसिएटिव है। कैसे? ये जो ऊपर वाली 3 है ना ये इक्विवेलेंस रिलेशन में आती हैं, या अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो एसोसिएटिव जो है वो
इन लाइक इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन में नहीं आता, तो यहाँ पे जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो एसोसिएटिव है। इसके अलावा बाइनरी ट्री ऑफ एन नोड्स हैज़, अब इसके कितने लेवल्स होते हैं, log 2 n लेवल्स, ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर 100,000 नोड्स होंगे ना, तो उसके लिए 20 लेवल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये आपने शॉर्ट के लिए याद रखना है।